हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने यूरोकॉर्डेटा से रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था या यूरोकॉर्डेटा से संबंधित जो सामान्य परिचय था, उसको ज़ूलॉजी के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने पहले भी बोला था, अगर मैं बात करती हूँ सेकंड सेमेस्टर के ज़ूलॉजी के सिलेबस की, तो पहली यूनिट के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको दे रखा है कि यूरोकॉर्डेटा का आपको इंट्रोडक्शन बताना है, उसके कैरेक्टराइजेशन बताने हैं, उसके लक्षण बताने हैं और उसका क्लासिफिकेशन बताना है आपको अप टू द, मैं बोल सकती हूँ, क्लास या फिर वर्ग तक मतलब क्लास तक आपको क्या करना है, वर्गीकरण जो है वो बताना है। काफ़ी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी, काफ़ी चीज़ें हमने देखा था कि भई यूरोकॉर्डेटा जो होता है उसका क्लासिफिकेशन जो है, वो भी हमने देखा था कि 3 क्लासेस आपको यहाँ पर पढ़नी है। साथ में अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करती हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर ही आपको याद रखना है कि यूरोकॉर्डेटा पहले तो कॉर्डेटा के अंदर आता है, यानी यूरोकॉर्डेटा जो है, वो कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। और कॉर्डेटा के अगर ये अंतर्गत आ रहा है, तो कॉर्डेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि कॉर्डेटा का सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है, तो कॉर्डेटा का मुख्य लक्षण मैंने आपको बताया था कि जीवन के किसी भी फेज़ के अंदर आपको नोटोकॉर्ड जो है वो देखने को मिलेगी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने यूरोकॉर्डेटा के लक्षण तो देख लिए थे, उन्हीं लक्षणों को कुछ आगे जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं लक्षणों को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हेडिंग रहेगी यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण। हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण, यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण, यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण। सेम कल वाली जो हमारी क्लास थी उसी में हमें कंटिन्यू करना है। सेम क्लास के अंदर हमें कंटिन्यू करना है। यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए, पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट इन द सेंस कि पोषण, पोषण ऑब्लिक करके भोजन, भोजन अक्षमाभी विधियों के द्वारा, पोषण या फिर भोजन पक्षमाभी, और पक्षमाभी का मतलब होता है सिलियरी। सीलिया हमने पढ़ा हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं। तो पक्षमाभी विधियों के द्वारा, पक्षमाभी विधियों के द्वारा, पक्षमाभी विधियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पोषण या फिर भोजन की अगर मैं बात करूँगी, फीडिंग मेथड जो है, वो सीलिएटेड मेथड्स के थ्रू फीडिंग जो है वो की जाती है। सीलिएटेड मेथड क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि भोजन जो है, पोषण जो है, वो सीलिएटेड जो विधियाँ हैं उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फीडिंग प्रोसेस इज़, फीडिंग प्रोसेस इज़, फीडिंग प्रोसेस इज़, feeding process is mainly done by, mainly done by, feeding process is mainly done by ciliary mode, ciliary mode, ciliary mode, ciliary mode। और सीलियरी मोड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ, तो उनके बॉडी के ऊपर छोटे-छोटे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे-छोटे बालों के समान संरचनाएँ जो हैं वो उपस्थित होती है। ये छोटे-छोटे बालों के समान जो संरचना होती है, जैसे सीलिया प्रेजेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने पैरामीशियम पढ़ा था प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है इनको कहा जाता है सीलिया, सीलिया या हिंदी में कहा जाता है पक्षमाभ। अब होगा क्या कि मान के चलते हैं ये ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में है उसमें कोई भोजन पदार्थ है, कोई भोजन पदार्थ है, तो ये सीलिया क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, सीलिया जो है वो मूवमेंट करेंगे और उस भोजन का क्या कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे, यानी मैं बोल सकती हूँ सीलिया जो है वो गति प्रदर्शित करते हैं, गति दिखाते हैं और भोजन का क्या कर लेते हैं, अंतःग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो सीलिएटेड मेथड या सीलियरी मेथड जो है वो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, खुला प्रकार का, खुला प्रकार का, खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र, खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र, खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम उपस्थित होता है, ओपन सर्कुलर सिस्टम उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। अगर मैं सर्कुलेशन सिस्टम की बात करती हूँ,
अगर मैं सर्कुलेशन सिस्टम की बात करती हूँ, तो सर्कुलेशन सिस्टम के यानी परिसंचरण तंत्र के 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे। एक को कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र या फिर इंग्लिश में कहा जाता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम और दूसरा जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसको क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम या बंद परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अगर शरीर के अंदर रक्त यानी ब्लड जो है बॉडी के अंदर वो वेन्स और आर्टरीज में बह रहा है, यानी अगर हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो वेन और आर्टरी यानी खून की जिसे हम नस कहते हैं, रक्त शिरिकाएँ और वाहिनिकाओं के अंदर बह रहा है, तब तो इस सिस्टम को मैं बोल सकती हूँ आपका कौन-सा सिस्टम कहेंगे सर्कुलेशन सिस्टम कहेंगे। क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम में रक्त का जो प्रवाह होता है, वो धमनियों और शिराओं के बीच में होता है, ये बात याद रख लेना धमनियों और शिरा हो जाएँगी, ठीक है? तो बेसिकली आई कैन से इन क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम ब्लड फ्लो इनसाइड द वेन्स एंड आर्टरीज, वेन और आर्टरी में ब्लड बहेगा। लेकिन अगर ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है यानी खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो ब्लड जो है उसको किसी ट्यूब के अंदर बहने की ज़रूरत नहीं होती। बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, बॉडी के जितने भी ऊतक होते हैं, वो सभी के सभी ऊतक जो हैं, वो मैं बोल सकती हूँ क्या होते हैं, सभी के सभी ऊतक जो हैं, वो ब्लड के अंदर फ्लूइडेड कंडीशन में रहते हैं या ब्लड के अंदर क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर मैं बोल सकती हूँ, क्या रहते हैं, डूबे जो है वो रहते हैं, डूबे रहते हैं, ठीक है? चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भई सर्कुलेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिर हमें हृदय की भी बात करनी पड़ेगी। हृदय हृदय अधर सतह पर हृदय अधर सतह अधर सतह को बोलते हैं वेंट्रल साइड। अधर सतह यानी वेंट्रल साइड उपस्थित होता है। वेंट्रल साइड उपस्थित होता है। हृदय वेंट्रल साइड यानी अधर सतह पर उपस्थित होता है। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। और एक और पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो हार्ट होता है, ये टाइम के साथ-साथ ये हार्ट जो होता है, ये टाइम के साथ-साथ अपनी फंक्शनल एक्टिविटी या क्रियाविधि में परिवर्तन करता रहता है। तो हृदय समय के साथ हृदय समय के साथ हृदय समय के साथ अपनी क्रियाविधि हृदय समय के साथ अपनी क्रियाविधि में में परिवर्तन अपनी क्रियाविधि में परिवर्तन परिवर्तन करता रहता है। अपनी क्रियाविधि में परिवर्तन करता रहता है। अपनी क्रियाविधि में परिवर्तन करता रहता है। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन हार्ट इज प्रेजेंट ऑन हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ventral side ventral side and with that period of time and with the period of time and with the period of time it reverse it reverse it reverse its it reverse its function it reverse its function। ये हो गया सर्कुलेशन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र देखते हैं, तंत्रिका तंत्र में पूरा ब्रेन सिस्टम है या नहीं है या फिर केवल गैंग्लियन है। तो लिखेंगे तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका तंत्र में अधर सतह पर अधर नहीं पृष्ठीय हो जाएगा सतह। 2 सतह होती है, एक पृष्ठीय दूसरी अधर। तो एक तो डॉर्सल साइड होती है, दूसरी वेंट्रल साइड होती है। यहाँ पर हम डॉर्सल साइड की बात कर रहे हैं। तो तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका तंत्र में पृष्ठीय सतह पर पृष्ठीय सतह पर पृष्ठीय सतह पर एक एक गैंग्लियन एक गैंग्लियन एक गैंग्लियन गैंग्लियन उपस्थित होती है।
एक गैंग्लियन उपस्थित होती है, एक गैंग्लियन उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। वो भी मैच्योरेशन पे होती है, लार्वा फेज़ में नहीं होती, मैच्योरेशन पे ये स्ट्रक्चर्स जो है वो बन जाते हैं। तो इन नर्वस सिस्टम, इन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन नर्वस सिस्टम, इन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अ सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन, अ सिंगल डॉर्सल, अ सिंगल डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होगी। तो अ सिंगल डॉर्सल, अ सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन, अ सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन इज प्रेजेंट, सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन इज प्रेजेंट, गैंग्लियन इज प्रेजेंट, गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन द एडल्ट, इन द एडल्ट, इन द एडल्ट, वो भी एडल्ट में होता है, वयस्कों में होता है। ठीक है? यहाँ पर मेंशन कर लेंगे एडल्ट में होता है बेटा ये गैंग्लियन जो है, वो एडल्ट्स के अंदर देखा जाता है या फिर मैं बोल सकती हूँ वयस्कों में देखा जाता है। वयस्कों में देखा जाता है यानी एडल्ट्स में देखा जाता है। एडल्ट्स में देखा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया, नर्वस सिस्टम देख लिया। अब बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के बाद में, अगर मैं जिस सिस्टम की बात करना चाह रही हूँ कि भई हम सिस्टम जो है वो कौन-सा देख रहे हैं, तो वो बात करते हैं एक्सक्रिएशन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रोसाइट, उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट जैसे अगर मैं वर्टिब्रेटा में हमारी बात करेंगे, वर्टिब्रेटा में हमारी बात करेंगे, तो वर्टिब्रेटा में हम जो होते हैं हमारे पास में प्रॉपरली किडनीज़ होती हैं एक्सक्रिएशन के लिए और किडनीज़ की जो यूनिट होती है, यानी वृक्क की जो इकाई होती है उसको नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो तो हाईली डेवलप्ड जो हमारे वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं या उच्च रूप से विकसित जो हमारे वर्टिब्रेटा होते हैं उनके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यूरोकॉर्डेटा की तो इनके पास में नेफ्रॉन तो नहीं होते, लेकिन नेफ्रॉन के सिमिलर स्ट्रक्चर या नेफ्रॉन के सिमिलर फंक्शन करने वाली स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नेफ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रोसाइट उपस्थित होती है। उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रोसाइट उपस्थित होती है। नेफ्रोसाइट उपस्थित होती है। नेफ्रोसाइट उपस्थित होती है। इन एक्सक्रिएशन सिस्टम, इन एक्सक्रिएशन सिस्टम, इन एक्सक्रिएशन सिस्टम, excretion system, nephrocytes are present. In excretion system, nephrocytes are present. In excretion system, nephrocytes are present. बेसिक सारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे वो हमने देख लिए। एक इम्पॉर्टेंट मेथड जिसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सिमिलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो है वो नहीं कर सकता और वो हो जाएगा आपका जनन या फिर इंग्लिश में कहा जाएगा रिप्रोडक्शन। जनन या फिर इंग्लिश में कहा जाएगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या फिर जनन। जनन में भी सबसे सिंपल जो विधि होती है जनन की, वो कायिक जनन होता है और कायिक जनन इनमें मुकुलन के द्वारा संपादित होता है। तो इनमें कायिक जनन, इनमें कायिक जनन, इनमें कायिक जनन, इनमें कायिक जनन, इनमें कायिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा, इनमें कायिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा, बडिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इनमें मुकुलन विधि के द्वारा यानी कायिक जनन जो है वो मुकुलन या बडिंग मेथड के थ्रू कंप्लीट होता है। बडिंग मेथड के थ्रू संपन्न होता है। मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा संपन्न होता है। मुकुलन के द्वारा संपन्न होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन take place with the help of vegetative reproduction take place with the help of
vegetative reproduction takes place with the help of budding process, with the help of budding process, budding प्रोसेस, बडिंग के थ्रू मैं बोल सकती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन जो है वो बडिंग के द्वारा होता है। बडिंग में कुछ नहीं, मान के चलते ये हमारा कोई यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल या जो सेलुलर कंपोनेंट है वो रिलीज होकर एक्सटर्नल मैं बोल सकती हूँ आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करेगा। ये एक्सटर्नल आउटग्रोथ जो होती है इसी को हम मुकुल कहते हैं, मुकुल कहते हैं। इंग्लिश में इस आउटर ग्रोथ को या आउटर स्ट्रक्चर को बड के नाम से जानते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस बड गेट डिटैच ऑफ फ्रॉम मेन ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ समय के पश्चात ये जो मुकुल बना है ये मुख्य जीव से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, मेन ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगा। और जैसे ये मेन ऑर्गेनिज्म से अलग होगा तो ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या एक स्वतंत्र मैं बोल सकती हूँ जीव के रूप में व्यवहार जो है वो क्या होता है, करने लग जाता है। स्वतंत्र जीव के रूप में क्या करने लग जाता है, व्यवहार जो है वो करने लग जाता है। ठीक है? चलो, उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये याद रखना है कि यूरोकॉर्डेटा के सदस्य सामान्यतः द्विलिंगी होते हैं। यूरोकॉर्डेटा के सदस्य यूरोकॉर्डेटा के सदस्य सामान्यतः द्विलिंगी होते हैं, सामान्यतः द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं तथा इनमें द्विलिंगी होते हैं या होता है या होते हैं तथा इनमें तथा इनमें तथा इनमें पर निषेचन तथा इनमें पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब ऑर्गेनिज्म तो द्विलिंगी होंगे पर सिमिलर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक की मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे यूरोकॉर्डेटा की फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ में फर्टिलाइज होगी और फिर मैं बोलूँगी प्रोजेनी का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो परनिषेचन संपन्न होता है, परनिषेचन संपन्न होता है, परनिषेचन संपन्न होता है। कॉमनली द मेंबर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा, commonly the members of Urochordata, commonly the members of Urochordata are, commonly the members of Urochordata are, Urochordata are, commonly the members of Urochordata are, Urochordata are bisexual, bisexual, commonly the members of Urochordata are bisexual, bisexual, and and क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज फेवर्ड, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज फेवर्ड मतलब बाइसेक्सुअल होने का मतलब है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी नर और मादा जनन संरचना हर ऑर्गेनिज्म में होगी, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनिज्म में होगी। कोई भी यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है तो उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी, मेल और फीमेल। लेकिन एक की मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के मेल गैमेट यानी एक नर जनन संरचना के नर युग्मक उसी ऑर्गेनिज्म के मादा युग्मक के साथ में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। यानी सेम मैं बोल सकती हूँ ऑर्गेनिज्म की मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के मेल और फीमेल गैमेट के बीच में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। 2 यूरोकॉर्डेटा हैं, एक का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मेल गैमेट है और दूसरे का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फीमेल गैमेट है, तो वो कहीं न कहीं वाटर के अंदर रिलीज़ कर दिए जाएँगे। नर और मादा युग्मकों का मैं बोल सकती हूँ स्रवण जो है, सिक्रेशन जो है, वो बाहर कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा और बॉडी से बाहर ही फर्टिलाइज़ेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। इसी वजह से हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन के नाम से जानते हैं। इसी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बाह्य निषेचन जो है इनमें संपन्न होता है, बाह्य निषेचन होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक जीव के एक जीव के नर युग्मक, एक जीव के नर युग्मक कभी भी कभी भी उसी जीव के उसी जीव के
उसी जीव के मादा युग्मक के साथ, उसी जीव के मादा युग्मक के साथ, मादा युग्मक के साथ निषेचित नहीं होते हैं, मादा युग्मक के साथ निषेचित नहीं होते हैं, मादा युग्मक के साथ निषेचित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे। आई थिंक पीछे वाला पॉइंट जो है वो भी आप लोगों ने नोट नहीं किया था, तो एक बार देखेंगे। Commonly, the members of Urochordata are bisexual. 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 And and cross fertilization and cross fertilization is favored. And cross fertilization is favored. क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज फेवर्ड। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नीचे नीचे उसका अर्थ लिखेंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नीचे उसका अर्थ लिखेंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नीचे उसका अर्थ लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन? इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, in cross fertilization, male and female gamete of similar organism, male and female gamete of same organism, male and female gametes of same organism does not fertilize with, does not fertilize with, does not fertilize with each other, does not fertilize with each other, does not fertilize with each other। एक दूसरे के साथ में कभी फर्टिलाइज नहीं होंगे। एक ऑर्गेनिज्म का मेल गैमेट, एक जीव का नर युग्मक जो है वो दूसरे युग मैं बोल सकती हूँ जीव के मादा युग्मक के साथ में निषेचित हो सकता है। क्रॉस जो मैं बोल सकती हूँ आपका फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जिसे हमने पर मैं बोल सकती हूँ निषेचन कहा, उसको फेवर किया जाता है यानी उसको सपोर्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जीवों में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जीवों में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जीवों में, जीवों में, जीवों में बाह्य निषेचन, जीवों में बाह्य निषेचन उपस्थित होता है। जीवों में बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, जीवों में बाह्य निषेचन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन is present in, is present in the members of, present in the members of, present in the members of Urochordata, in the members of Urochordata, Urochordata, यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब और कुछ नहीं है, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी, fertilization process, fertilization process take place, fertilization process take place outside the, outside the, outside the, outside the body, शरीर से बाहर निषेचन होगा। आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख लिया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बाह्य निषेचन का मतलब है निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर, निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर संपादित होती है। निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर संपादित होती है। निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर संपादित होती है। और इसी के साथ में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोकॉर्डेटा,
या यूरोकॉर्डेटा के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं पूरे। अब पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन, और यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है अप टू क्लासेस तक। याद रखना है यूरोकॉर्डेटा के अंदर नॉर्मली 3 क्लासेस प्रेज़ेंट होती हैं, या यूरोकॉर्डेटा के अंदर सामान्यतः 3 वर्ग जो है वो उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का यूरोकॉर्डेटा का वर्गीकरण, यूरोकॉर्डेटा का यूरोकॉर्डेटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, आपको याद रखना है यूरोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा में 3 वर्ग 3 वर्ग सम्मिलित होते हैं, 3 वर्ग सम्मिलित होते हैं। तीनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो मैं बोल सकती हूँ हमारा ये टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पहला वर्ग देख लेते हैं, फिर दूसरा देख लेंगे और तीसरा देख लेंगे। पहला जो होता है मैं बोल सकती हूँ क्लास, उसका नाम है आपका एसकेडीएसी क्लास। यूरोकॉर्डेटा की पहली जो क्लास है उसका नाम है एसकेडीएसी क्लास। सेकंड होती है थैलिएसी क्लास, थैलिएसी क्लास। और थर्ड होती है लार्वेसी क्लास। थर्ड जो होती है वो होती है लार्वेसी क्लास। तो ये 3 क्लास आपको यूरोकॉर्डेटा के अंदर याद रखनी है। इन 3 क्लासेस को आप पढ़ोगे, 3 वर्गों को आप पढ़ोगे तो आपका यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो मैंने बोला आपको 3 याद रखनी है। पहला याद रखना है एसकेडीएसी, एसकेडीएसी वर्ग, एसकेडीएसी वर्ग, इंग्लिश में कहेंगे सेम एसके एसकेडीएसी, एसकेडीएसी क्लास, एसकेडीएसी क्लास। फिर सेकंड मैंने आपको बोला थैलिएसी, थैलिएसी क्लास, थैलिएसी क्लास। सेकंड बोला थैलिएसी क्लास, थैलिएसी वर्ग, थैलिएसी वर्ग। यूरोकॉर्डेटा की 3 क्लासेस हैं, थैलिएसी क्लास। और तीसरी जो क्लास होती है यहाँ पर वो कहलाती है लार्विएसी, लार्विएसी। थर्ड क्लास जो होती है यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा का तीसरा जो वर्ग होता है उसको कहते हैं लार्वासी वर्ग, लार्वासी वर्ग, या इंग्लिश में कहा जाता है लार्वेसी क्लास, लार्वेसी क्लास। इन तीनों क्लासेस के जो मेंबर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या है, मतलब इन तीनों क्लासेस में कौन-कौन से मेंबर्स आते हैं, कौन-कौन से सदस्य आते हैं, किस सदस्य का क्या लक्षण होता है, कौन से मेंबर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेंबर्स का नहीं देखेंगे, क्लास का ही देखेंगे कि कौन-सी जो वर्ग है, कौन-सा जो वर्ग है उसमें जीवों के लक्षण जो है वो क्या हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम याद रखेंगे कि ये जो 3 क्लासेस हैं इनमें कौन-कौन से मेंबर्स जो हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एसकीडीएसी वर्ग, सबसे पहले पढ़ेंगे एसकीएस एसकीडेसी वर्ग, एसकीडीएसी वर्ग, एसकेडीएसी वर्ग, या फिर इंग्लिश में कहेंगे क्लास, हिंदी में कहेंगे एसकेडीएसी वर्ग, एसकेडीएसी वर्ग, एसकेडीएसी वर्ग। पहली क्लास है यूरोकॉर्डेटा का, तो लिखेंगे फर्स्ट क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा की फर्स्ट क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेटा, फर्स्ट क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा की या यूरोकॉर्डेटा का पहला वर्ग कर लेंगे, यूरोकॉर्डेटा का पहला वर्ग, फर्स्ट क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेटा, फर्स्ट क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा की पहली क्लास होती है।
ठीक है? दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो ट्यूनिकेट्स होते हैं, क्योंकि ट्यूनिकेट क्या है, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेट कहते हैं। ये जो ट्यूनिकेट होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी मैं बोल सकती हूँ सेडिमेंट्री होते हैं। सेडिमेंट्री मतलब एक जगह पर फिक्स रहने वाले, गति प्रदर्शित नहीं करते। अगर गति नहीं करेंगे तो ये स्थिर होंगे, सेडिमेंट्री होंगे। और हिंदी में बोलेंगे कि ये स्थिर होते हैं, प्रदर्शित नहीं करते तो गतिहीन होते हैं। तो ये ट्यूनिकेटा ये ट्यूनिकेटा ट्यूनिकेटा गतिहीन होते हैं। ये ट्यूनिकेटा गतिहीन होते हैं, गतिहीन होते हैं। ये ट्यूनिकेट गतिहीन होते हैं, अर्थात अर्थात स्थिर प्रकृति, अर्थात स्थिर प्रकृति, स्थिर मतलब एक ही जगह पर रहने वाले, स्थिर प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, स्थिर प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, स्थिर प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे these tunicata are these tunicata are non-motile. These tunicata are non-motile. Non-motile. These tunicata are non-motile and remain present as 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 sedentary condition and remain present as sedentary condition. Sedentary मतलब fixed position. Sedentary मतलब fixed position. These tunicata are non-motile. These tunicata are non-motile and remain present as sedentary condition. ऑब्लिक करके fixed condition. ऑब्लिक करके fixed condition. चलिए, इनका शरीर भी इनका शरीर भी इनका शरीर भी एक आवरण से इनका शरीर भी एक आवरण से एक आवरण से ढका रहता है, एक आवरण से ढका रहता है। इनका शरीर भी एक आवरण से ढका रहता है। देयर बॉडी इज ऑल्सो रिमेन सराउंडेड विद देयर बॉडी इज ऑल्सो रिमेन सराउंडेड विद देयर बॉडी इज ऑल्सो रिमेन सराउंडेड विद अ लेयर देयर बॉडी इज ऑल्सो रिमेन सराउंडेड विद अ लेयर। एक परत से इनकी शरीर जो है वो ढकी रहती है, ऑब्वियसली उस परत को, क्योंकि ट्यूनिकेटा है, एसकेडीएसी फैमिली है, तो वहाँ पर मैं बोल सकती हूँ एसकेडीएसी क्लास है, सॉरी। तो एसकेडीएसी क्लास के अंदर मैं बोल सकती हूँ आपका जो इनका शरीर होता है मेंबर्स का, वो एक कवरिंग से क्या होता है, ढका रहता है, कवरिंग से ढका रहता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इनके श्वसन तंत्र में इनके श्वसन तंत्र में इनके श्वसन तंत्र में इनके श्वसन तंत्र में बड़ी ग्रसनी, लार्ज फेरिंग। इनके श्वसन तंत्र में बड़ी ग्रसनी, बड़ी ग्रसनी, ग्रसनी मतलब फेरिंग, बड़ी ग्रसनी यानी फेरिंग तथा 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 गलफड़े तथा गलफड़े तथा गलफड़े। और गलफड़े को लिखेंगे गिल स्लिट उपस्थित होते हैं, गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। their respiration system contain their respiration system contain their respiration system contain a large pharynx large pharynx and large pharynx and gill slit, large pharynx and gill slit, gill slit, gill slit। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। इनके वयस्कों में इनके वयस्कों में
इनके वयस्कों में नोटोकॉर्ड 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 तंत्रिका कॉर्ड, नर्व कॉर्ड जिसे कहते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, तंत्रिका कॉर्ड तथा पुच्छ यानी टेल अनुपस्थित होती है। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तथा तथा पुच्छ तथा पुच्छ अनुपस्थित होती है। पुच्छ अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे देयर एडल्ट देयर देयर एडल्ट हैव लेक ऑफ देयर एडल्ट हैव लेक ऑफ लेक ऑफ देयर एडल्ट हैव लेक ऑफ यानी जो चीजें एब्सेंट होती है तो देयर एडल्ट हैव लेक LACK लेक लेक मतलब एब्सेंट होना कोई चीज देयर एडल्ट हैव लेक ऑफ LACK लेक ऑफ नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड एंड टेल नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड एंड टेल और नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ये सामान्यतः ये सामान्यतः ये सामान्यतः ये सामान्यतः द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं ये सामान्यतः द्विलिंगी द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। द्विलिंगी जीव होते हैं। द्विलिंगी जीव होते हैं। दे आर नॉर्मली दे आर नॉर्मली दे आर नॉर्मली bisexual organism they are normally bisexual organism bisexual organism इनके जीवन चक्र में इनके जीवन चक्र में इनके जीवन चक्र में इनके जीवन चक्र में एक विशिष्ट एक विशिष्ट इनके जीवन चक्र में एक विशिष्ट टैडपोल इनके जीवन चक्र में एक विशिष्ट टैडपोल लार्वा अवस्था टैडपोल लार्वा अवस्था टैडपोल लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। टैडपोल लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। टैडपोल लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। देयर लाइफ साइकिल कंटेन या देयर लाइफ साइकिल हैव देयर लाइफ साइकिल हैव देयर लाइफ साइकिल हैव आर्टिपिकल देयर लाइफ साइकिल हैव आर्टिपिकल आर्टिपिकल टैडपोल आर्टिपिकल टैडपोल लार्वा फेज आर्टिपिकल tadpole larva phase their life cycle have a typical their life cycle have a typical larva tadpole larva phase ठीक है टिपिकल लार्वा फेज चलो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे इसके एग्जाम्पल लिखेंगे कि SKDAC क्लास के अंदर कौन कौन आता है। पहला लिखेंगे सियोना पहला लिखेंगे सियोना ऑर्गेनिज्म के नाम है ये सियोना। दूसरा जो याद रखना है नाम आपको वो याद रखना है एस्केडिया। दूसरा जो नाम याद रखना है वो याद रखना है एस्केडिया। दूसरा जो नाम याद रखना है वो याद रखना है एस्केडिया एस्केडिया। दूसरा एग्जाम्पल पहला जो एग्जाम्पल याद रखना है वो याद रखना है सियोना। दूसरा एग्जाम्पल जो याद रखना है वो याद रखना है एस्केडिया एस्केड्रिया। तीसरा एग्जाम्पल जो बहुत ही फेमस है दैट इज द हर्डमानिया
थर्ड एग्ज़ाम्पल इज़ हर्डमानिया। थर्ड एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर्डमानिया से ही हर्डमानिया से ही कहीं न कहीं हमारा एसकेडीएसी फैमिली जो होती है, एसकेडीएसी फैमिली जो होती है उसको हर्डमानिया से ही क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। और फिर याद रखना बॉटरीलस, फिर याद रखना बॉटरीलस, बॉटरीलियस, बॉटरीलस ही याद रख लेंगे। बॉटरीलस, 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 ठीक है? बॉटरीलस। ये हमारा एसकेडीएसी फैमिली का क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। ये हमारा एसकेडीएसी फैमिली का क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। तो इसी के साथ में यूरोकॉर्डेटा में हमने इसी के साथ में यूरोकॉर्डेटा में हमने यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक या यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण देख लिए। सामान्य लक्षणों में हमने यूरोकॉर्डेटा में देखा कि उनका शरीर कैसा होता है, हमने पॉइंट डिस्कस किया कि यूरोकॉर्डेटा का शरीर जो होता है वो आकार और आकृति में अलग-अलग होता है। उसके अलावा हमने पॉइंट देखा कि इनके पास में रेस्पिरेशन सिस्टम के नाम पर गिल्स होते हैं, गिल्स स्लिट्स होते हैं। मैं बोल सकती हूँ आपका फेरिंग्स होता है, ग्रसनी होता है। ग्रसनी जो होता है उसकी हेल्प से ये फीडिंग भी करते हैं, खाना भी खाते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ भी करते हैं, यानी गैसों का आदान-प्रदान भी करते हैं। सर्कुलेशन सिस्टम की बात करूँगी तो इनके पास में ओपन सर्कुलेशन सिस्टम या खुला परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात इनके जो बॉडी के बेटा ऑर्गन मैं बोल सकती हूँ ऑर्गन्स है या टिश्यू है, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डूबे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के रूप में इनके पास में एक गैंग्लियन होता है एट द एडल्ट फेज़। उसके अलावा हमने देखा कि नॉर्मली एक्सक्रिएशन सिस्टम देख लिया, उसके अलावा हमने रेस्पिरेशन की बात कर ही ली। उसके अलावा जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन नॉर्मली तो बडिंग अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, कायिक जनन हो रहा है तो मुकुलन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज़्म तो होते हैं यानी द्विलिंगी जीव तो होते हैं, बट कभी भी वो मैं बोल सकती हूँ आपका सेल्फ फर्टिलाइज़ेशन जो है वो नहीं करते, स्व निषेचन नहीं करते। एक ऑर्गेनिज़्म का मेल गैमेट जो है वो हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज़्म के फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज़ होने की कोशिश करता है, फ़ेवर किया जाता है क्रॉस फर्टिलाइज़ेशन को। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ एसटीडीएसी 3 फैमिली हम लोगों ने देखा। यूरोकॉर्डेटा के 3 वर्ग होते हैं, एक को बोलते हैं एसटीडीएसी, दूसरे को बोलते हैं थैलिएसी और तीसरे को बोलते हैं लार्विएसी। इनके अंदर तीनों के अंदर कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल हमको याद रखने हैं। पहली जो फैमिली पढ़ी थी वो पढ़ी थी एसटीडीएसी। एसटीडीएसी में आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि एसटीडीएसी में जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। उनके पास में कोई स्पेसिफिक मोटाइल ऑर्गन जो है वो प्रेज़ेंट नहीं होता, गति करने के लिए कोई संरचना नहीं होती। सेडेंटरी होते हैं यानी एक जगह पर स्थिर रहने वाले होते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल के साथ में हमने देखा कि इनके पास में गैंग्लियन होता है। इनकी एडल्ट फेज़ में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और टेल जो है वो सब गायब हो जाती है। हाँ, एक स्पेसिफिक लार्वा फेज़ पाई जाती है जिसे टैडपोल फेज़ के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा हमने इसके देख लिया एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल में ती 4 एग्ज़ाम्पल आपको याद रखने हैं जो एसटीडीएसी फैमिली में आते हैं। पहला है सियोना, दूसरा है आपका एस्किडिया, तीसरा है हर्डमानिया के लिए मैंने आपको बोला था ये ऐसा एग्ज़ाम्पल है हर्डमानिया। डायरेक्टली हो सकता है हर्डमानिया ये ही पूछे कि हर्डमानिया जिस वर्ग में पाया जाता है उसकी डिटेल बताइए, है ना? डिटेल पूछ लेगा कि हर्डमानिया किसका सदस्य है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो हर्डमानिया जो है वो यूरोकॉर्डेटा में आएगा और यूरोकॉर्डेटा में भी एसकेडीएसी क्लास जो है, एसकेडीएसी वर्ग जो है, उसमें हमारा हर्डमानिया आ जाता है। और लास्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो है हमारा बॉटरीलस बॉटरीलस है और इसी के साथ में यूरोकॉर्डेटा की पहली क्लास हमारी जो है फर्स्ट क्लास जो है एसटीडीएसी वो होती है पूरी। नेक्स्ट क्लास के अंदर यूरोकॉर्डेटा की 2 क्लास हमारी बची है, एक को कहा जाएगा थैलिएसी क्लास और दूसरी को कहा जाएगा लार्वा एसी क्लास। उन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।